नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा पंत और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। पहले चरण के मतदान से ठीक पहले सियासी मोर्चे पर धार्मिक ध्रुवीकरण बेहद तेज हो गया है। इसकी शुरुआत हुई देवबंद में महागठबंधन की रैली से। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इस रैली में खुलकर मुसलमानों से गठबंधन को वोट देने की अपील कर डाली। इसके बाद उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री ने जवाबी पलटवार करते हुए सभी मुसलमानों को बीएसपी और सभी हिंदुओं को बीजेपी को वोट देने की अपील कर दी। यही नहीं, वो अली बजरंगबली से शुरू हुए तो ग्रीन वायरस तक चले गए। अभी ये विवाद थमा भी नहीं था कि जमाते इस्लामी ने फिर मुसलमानों से महागठबंधन को वोट देने की अपील कर डाली। इसीलिए आज हम तो ये पूछेंगे, पहला बड़ा सवाल, क्या चुनाव से पहले धार्मिक ध्रुवीकरण की साजिश की जा रही है? दूसरा बड़ा सवाल, क्या मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाकर गोलबंद किया जा रहा है? और तीसरा सवाल, क्या ऐसे बयानों की प्रतिक्रिया में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होगा? क्या मायावती सोच रही है इस बारे में? इस सवालों पर हम बड़े पैनल से करेंगे बड़ी चर्चा, लेकिन सबसे पहले आज ये सवाल क्यों अहम है जानने के लिए देखिए ये पूरा घटनाक्रम। हम तो पूछेंगे में आज बड़ी बहस, योगी की सियासी गली, ग्रीन वायरस और बजरंगबली। कांग्रेस को अली पर, सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंगबली पर विश्वास है। मेरठ में दिए सीएम योगी के इस बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया। बवाल इतना बढ़ा कि चुनाव आयोग ने मेरठ के डीएम से रिपोर्ट तलब कर ली। और तो और विरोधी योगी पर अलग हमलावर हो उठे। सुनिए समाजवादी पार्टी के कद्दावर मुस्लिम नेता और रामपुर से पार्टी के उम्मीदवार आजम खान ने क्या बयान दिया। बजरंग और अली दोनों मिलके करेंगे भाजपा की बली, और ये तय हो गया। सच ये है कि योगी का बयान बीएसपी सुप्रीमो मायावती के उस बयान की प्रतिक्रिया थी जिसमें उन्होंने मुसलमानों को केवल गठबंधन उम्मीदवार को वोट देने की अपील की। खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को भावनाओं में बहकर, रिश्ते नातों यार दोस्तों के चक्कर में आकर अपने वोट को बांटना नहीं है। हालांकि इस पर बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने दोनों नेताओं की मजम्मत की। मायावती जी का जो वक्तव्य था सहारनपुर में, वो भी ऑब्जेक्शनेबल है। किसी एक धर्म या जाति विशेष के मतदाताओं को आप जो है इस तरह से संबोधित नहीं कर सकते जिस तरह से मायावती ने किया। और जो प्रतिक्रिया आदित्यनाथ जी की है वो भी निराशाजनक है। लेकिन सीएम योगी चुनाव आयोग की सख्ती और सियासी हमलों के बाद भी अपने रुख पर अड़े हैं। वो तो यहां तक चले गए कि राहुल कश्मीर के पत्थरबाजों को भत्ता भी देंगे। और मुझे तो लगता है कि किसी दिन राहुल गांधी ये भी घोषणा कर देंगे कि सत्ता में आएंगे तो कश्मीर के पत्थरबाजों को भत्ता भी देंगे। ये बहस अभी धधक ही रही थी कि धार्मिक ध्रुवीकरण की सियासत में जमाते इस्लामी हिंद ने अपनी अपील के जरिए और घी डाल दिया। जमात ने पूरे यूपी में बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन को वोट देने की अपील की, जिसे कांग्रेस ने भी आड़े हाथों लिया। मुस्लिम संगठन बढ़ चढ़कर मुस्लिमों से अपील कर रहे हैं कि महागठबंधन को वोट दें। वास्तव में पंथ निरपेक्षता की राजनीति को पर यह सबसे बड़ा आघात है। जितना कोई कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करेगा उतना हम जानते हैं उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस पे विश्वास जताए। जाहिर है जिसे जहां मौका मिल रहा है वो धर्म के नाम पर वोट बटोरने की फिराक में है या विरोधियों पर हमला करने की फिराक में। लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे लोगों की जिम्मेदारी बड़ी है। इसलिए हम तो पूछेंगे, क्या मायावती के जवाब में योगी का अली और बजरंगबली का जिक्र करना जायज है? और अब सुनिए आज का सबसे बड़ा सवाल। हमारा सवाल सीधा है, क्या मायावती के जवाब में योगी का अली और बजरंगबली का जिक्र करना जायज है?
अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस Y लिखें, अगर आपका जवाब नहीं है तो HTP स्पेस N लिखें। आप अपनी राय 51818 पर हमें जरूर भेजिए और ट्विटर पर आप अपनी राय #HTP और #GreenVirus के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। कल पहले चरण का मतदान है, मुद्दों के साथ जुड़िए और अपनी राय से राजनेताओं को बताइए कि आपके लिए कौन से मुद्दे अहम हैं। आइए इस चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, उनका परिचय कराने से पहले, क्योंकि यहाँ पर ऑडियंस में बड़ी संख्या में लोग मौजूद है, एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए। आप इस प्रोग्राम में आए, आपके सवालों का भी स्वागत रहेगा। आइए पैनलिस्ट के साथ आपका परिचय करा दूं। मैं आपको बता दूं, हमारे साथ IMRC के महासचिव अब्दुल रहमान आबिद जी आज की इस चर्चा में मौजूद हैं। तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। उनके साथ राजनीतिक विश्लेषक निगहत अब्बास आज हमारे बीच मौजूद हैं। इसी चर्चा का हिस्सा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण जी भी बन रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मंच पर बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी मौजूद हैं और राजनीतिक विश्लेषक दुष्यंत नागर जी भी हमारे साथ हैं। जल्दी मैं बता दूं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जामाई भी जुड़ेंगे। चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी ये बताइए, क्या इस देश में कोई वायरस भी है? निश्चित तौर पर वायरस की तो बहुत अलग अलग व्यवस्थाओं में, अलग अलग संस्थाओं में, अलग अलग लोकतांत्रिक उपकरणों में वायरस का प्रचार प्रसार हुआ। इसीलिए 1937 के चुनाव में जो मुस्लिम लीग हारी, तो उसने जो सांप्रदायिकता का विष बोया, वायरस बोया, उसने इस देश को 2 टुकड़े करवाए। और उस 2 टुकड़े करवाने वालों के निशान वायनाड में जिस तरह से प्रकट होते हैं, जिस तरह से देवबंद की धरती पर खड़े होकर कहा जाता है कौम विशेष से कि आप हमारे लिए ही वोट करना, आप बिल्कुल मत बंटना, हिंदुओं को हर जाति में बांट देना, उपजाति में बांट देना, गोत्र में बांट देना, लेकिन एक कौम विशेष को वोट बैंक बनाकर उसको सीधे ललकार कर उसका वोट मांगना। और उसके जवाब में यदि अपने आराध्य पर एक जो है विश्वास व्यक्त कर दें, आराध्य पर विश्वास व्यक्त कर दें कि हमारा बजरंग बली में विश्वास है, तो हमारा विश्वास व्यक्त करना अपराध, उनका सांप्रदायिकता को ललकारना उनका पुण्य कर्म है। ये जो चिंतन है ना, इसी में दोष है। पर प्रेम शुक्ला जी ये बताइए, आपने ये तो कहा कि वायरस है, लेकिन वायरस में भी क्या कोई विशेष प्रजाति होती है? ग्रीन वायरस, हाँ, ये क्या है? निश्चित, जो हरा झंडा लगाकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भारत को विभाजित करने का, वंदे मातरम का विरोध करने का, भारत माता को विभाजित करने का जो कुचक्र रचा गया, और जिस कुचक्र का विस्तार मुस्लिम लीग केरल में, आज ही भाई आप इस्लामिक स्टेट के नाम पर केरल के कन्याकुमारी के नीचे से कोई, वायनाड के पास से कोई निकलता है और कश्मीर होता हुआ यदि वो पाकिस्तान की जिहाद फैक्ट्री में शामिल होता है तो उसको वायरस नहीं तो क्या कहें? मुझे एक बात बताइए, भगवा रंग, हम सब जानते हैं कि भगवा रंग को एक संप्रदाय के साथ जोड़ दिया गया। हालांकि भगवा रंग सबका है, शौर्य का, त्याग का, बलिदान का, उत्साह का रंग है। जैसे ही अगर हरे रंग की बात की जाए, उन्नति का, प्रगति का, हमारे देवी का रंग है, फिर क्यों हरे को वहां जोड़ दिया गया? मेरी देवी का रंग है, मेरी देवी का रंग है, बता रही है मेरी नवरात्र की 9 देवियों का, 9 देवियों में प्रमुख रंग हरा है। लेकिन सुन तो लीजिए, उस हरे रंग को जिस तरह से सांप्रदायिकता के रंग में रंगकर इस देश को, पूरी दुनिया में एक ही देश है जहां पर धर्म के आधार पर विभाजन हुआ, नस्ल के आधार पर विभाजन देखे हैं, भाषा के आधार पर विभाजन देखे हैं, भौगोलिकता के आधार पर विभाजन देखे हैं। इसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जो एक हिंदू राजा की द्वारा दिए गए मुस्लिम समाज को वायरस कह रहे हैं? सीधा सवाल है, नहीं तो क्या है? नहीं, क्या ये राजा महेंद्र सिंह की तस्वीर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नहीं लगेगी, और जिन्ना की तस्वीर पर ये जिद पालेंगे तो हम उसको हरा वायरस कहने का संवैधानिक अधिकार भी हमारा छीन लेंगे। प्रेम शुक्ला जी, सीधा सवाल, क्या इस आधार पर मुसलमान समुदाय को वायरस कहेंगे? नहीं, मुसलमान समुदाय नहीं, इस्लामिक स्टेट मुसलमान समुदाय नहीं है, अल कायदा मुसलमान समुदाय नहीं है, जमाते इस्लामी मुसलमान समुदाय नहीं है, उलमा काउंसिल मुसलमान समुदाय नहीं है, धर्म के ठेकेदार मुसलमान समुदाय नहीं है। कुछ लोग जिन्होंने इस देश को राजनीति की रोटियां सेकने के नाम पर तोड़ा और आगे आज तक आतंकवाद के लिए जो विधवा विलाप करने पर आमादा लोग हैं, जो लोग आतंकवाद के नाम पर बात कहां जा रही है? गुरु है
क्या और जो कांग्रेस है को विधवा ग्रीन वायरस विवाह लग गया है? जो लोग सेकुलरिज्म के देखिए, नाम पे करते हैं, वो कह रहे हैं मुसलमानों जाए से तो मैं मतलब नहीं ग्रीन वायरस से। उन्होंने परिभाषित किया कि बीजेपी ग्रीन वायरस किससे बोल रही है। 1937 की बात शुक्ला जी ने कही, मुस्लिम लीग की बात कही, जो बंटवारे के लिए जिम्मेवार है उनकी बात कही। एक तरफ तिरंगे को लेकर कांग्रेस पार्टी इस देश को एकजुट रखने के लिए लड़ रही थी, दूसरी तरफ आप देश को बांटने वालों के साथ बिल्कुल नहीं। बंगाल में असत्य। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उप मुख्यमंत्री थे, सिंध में आपका तब वो उनकी सरकार बांटने वाले नहीं थे। साहब माफ करिए, आप बांटने की बोल बात मैं आप होते ही बोले, हमने सरकार से मैं बीच में सरकार टोका नहीं। गिरा दी है। ठीक है। नहीं, सत्य बोलिए, सत्य इतिहास को बोले। तोड़ मरोड़ करना बोले, देश को बांटने वाली इतिहास को तोड़ जो मरोड़ खुलेआम करना बोलती बोले। है। देखिए सर, मैं शांत था, आप बोल रहे थे, मैंने नहीं, आपको मौका मैंने दिया। बिल्कुल इतिहास को तोड़ा मरोड़ा नहीं। मैं कोई इतिहास को प्रसंग तोड़ हो रहा तो टोके हूं। आप। चलिए, ये स्वागत बच्चे है। बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये स्वागत जानते हैं रहेगा। इतिहास। चलो 37 की छोड़ देते हैं। अभी चंद रोज पहले जो बोलती थी, हिंदुस्तान के संविधान को चुनौती दे रही थी, उस पीडीपी के साथ मिलकर आपने सरकार बनाई। आज भी उसके समर्थन से चुनाव लड़ रहे हैं आप। क्या बात आज कर भी रहे हैं? कश्मीर में सरकार आपने PDP बनाई, का समर्थन है, चुनाव 9,700 पत्थरबाजों को आपने अनुच्छेद तोड़ा 370 छोड़ा, अनुच्छेद मसरत आलम जैसे 370 में खूंखार उग्रवादी को आपने छोड़ा। राहुल गांधी उमर प्रवचन अब्दुल्ला करने के लग जाते हैं। चरणों की चाटुकारिता करने अरे को जिस प्रवचन तरह से कुछ नहीं होता, मजबूत है, उसका देश क्या चलता है रोजगार मंजूर है? से। उसका क्या देश कारण चलाने है? के लिए विजन होना चाहिए। बताइए ना, दो युवाओं को प्रधानमंत्री आपने क्या मांगे दिया? आप? दो प्रधानमंत्री मांगेंगे आप? बौखला गए आप। मानिए ना, मैं बौखला न्याय नहीं हूं। परियोजना, बताइए ना, न्याय की योजना उमर आई, अब्दुल्ला दो युवाओं प्रधानमंत्री को कैसे रोजगार मानते हैं? देने का अरे 23 लाख दो नौकरियों को प्रधानमंत्री जिनको मानने आप वाला पिटारे में बंद आपका करके साथी बैठे कैसे हैं, है? वो इन युवाओं को देने का वादा किया तो आप बौखला जाते हैं। नहीं, हमने युवाओं को बौखलाइए दिया, हम मत। नहीं बौखलाए हैं। अरे बहुत लोग 5 साल विपक्ष में रहे, 370 5 साल आप विपक्ष में इमरान रहना, खान की भाषा अपना बोलने वाले चिंतन बन मनन गए। करना, अपनी गलतियों नहीं, को पर स्वीकार कांग्रेस को करना, ग्रीन वायरस गलतियों लग पे गया है। सोचना। ये सुने क्यों कह जनता रहे हैं आपके योगी बारे में विचार आदित्यनाथ? करेगी। दुष्यंत नागर, मेरा क्या सवाल किया सीधा आपने? था। डेविड हेडली के कौन गॉडफादर है ये? लेना देना सोनिया नहीं है गांधी डेविड का हेडली का। रिश्तेदार डेविड ये हेडली। चुनाव हो रहा है उसका 2019 वैचारिक का। रिश्तेदार मुख्य जो हिंदू मुद्दे क्या आतंकवाद है? का षड्यंत्र रच कर रोजगार लाया है, था। किसानों की समस्या है। एक बार बता दीजिए, आप छुट्टा जानवरों के लिए जो नोएडा से लगा के बलरामपुर तक लोगों की फसलों को खा रहे हैं, क्या किया अरे, आपने? छुट्टा दामाद को हमने जेल के द्वार पर खड़ा कर दिया। जो छुट्टा दामाद था 11,000 करोड़ युवा यहाँ पे नागर साहब, एक बात बताइए। 2013 में, नागर जी, ठीक है, मैं 2014 समझ गई। आप जिन्होंने कह रहे हैं नौकरियों मुद्दों के पर लिए बहस परीक्षा हो, उत्तीर्ण की, रोजगार पर बहस हो, दरोगा बात की हो सिपाही जनता की, से जुड़े मुद्दों अगर वो पर, भर्ती बोर्ड ग्रीन में वायरस जाते हैं पर तो बात उनकी ना हो। पिटाई होती है। मुझे ये बताइए, कितने लोगों को ये नौकरी बात आप दी? बीजेपी श्रीमान के जी लिए बता कह रहे हैं। एक दीजिए। मिनट सुनिए ना, दुष्यंत नागर जी, लोगों को नौकरी दी? दुष्यंत नागर जी, उत्तर प्रदेश डिबेट मात्र कर रहे हैं। आंकड़े सुन तो दे लीजिए, दीजिए सुन तो आप। लीजिए। सुनिए पूरे ना, देश के सवाल आंकड़े दे आपसे, आप पूरे इसे देश के शुरू आंकड़े करते दे रहेंगे। पूछिए। आपने कहा बीजेपी को कि भाई बीजेपी जो राजनीति कर रही है, मुद्दों से हटकर कर रही है, सांप्रदायिकता की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। मायावती आप के लिए लगाइए कहें साहब। तो आप नहीं लगा रहे हैं, मतलब बीजेपी सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं मैंने करती। अपनी बात की है। तो मैं आपसे सीधा सवाल कर रही हूँ सर, जी। सीधा सवाल, क्या बीजेपी सांप्रदायिकता की राजनीति कर रही है? भारतीय जब जनता कांग्रेस को पार्टी ग्रीन वायरस कह विकास रही की है। राजनीति नहीं कर रही, भारतीय जनता पार्टी युवाओं की राजनीति नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में यहां जो लोग युवा बैठे हैं, इनको नौकरियां देने का, इनको न्यूनतम आय योजना देने का मायावती क्या कर कहीं रही है? कोई विकल्प नहीं दुष्यंत है। नागर, मायावती क्या कर रही है? मायावती के पास दुष्यंत कोई विजन नागर, नहीं है। राहुल गांधी ने सिर्फ कोई एक विजन नौकरी नहीं है दी, युवाओं के दलाली लिए। करने की युवाओं नौकरी, के लिए अगर और आज वो भी विजन अपने है, दामाद को किसी सोनिया नेता के गांधी पास है, किसी पार्टी के पास एक है, तरफ- तो ठीक है, वो एक आदरणीय मिनट, राहुल आप गांधी जवाब जी नहीं के देंगे पास दुष्यंत है, नागर। जिन्होंने एक मिनट, देश को बताया मेरे है साथ अमीक कि जमाई मैं 20 जुड़ गए। करोड़ गरीब अमीक लोगों जमाई को समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। अमीक जमाई, ग्रीन वायरस जब योगी कहते हैं, किसकी तरफ इशारा करते हैं, किससे निशाने पर लेते हैं? नया जी, देखिए, मैं तो ये जो नौजवान सब बैठे हैं उनसे जोड़ के कुछ बातें मैं कहना चाहता हूं। कल जो है उत्तर प्रदेश में पहले फेज की कुछ सीटों पर जो है लोकसभा के चुनाव होंगे और देश की मुकद्दर जो सरकार बनेगी उसका फैसला होगा। जब इस पूरे देश में कृषि संकट पे चर्चा हो रही है, बेरोजगारी भुखमरी पे चर्चा हो रही है, इस बात पे चर्चा हो रही है कि 52% महिलाएं इस देश में कुपोषित हैं, वो हरी है, नीली है, लाल है, हमें नहीं मालूम। हमें जब इस पे बात करनी है, हमें जब इस पे बात करनी है कि ये जो नौजवान हैं इनका भविष्य क्या होगा। अखिलेश जी ने, बहन मायावती जी ने, आज पूरा नोएडा जहां आप ये बहस कर रहे हो, पूरा फिल्म सिटी, ये बहन जी ने और नेताजी ने बनाया। योगी अमित जमाई, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, ग्रीन वायरस किसे कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कोई निर्देश आया होगा दिल्ली से, झंडे वालान से, कि जब आरएसएस बीजेपी की जमीन खसक रही होती है तो ये मुद्दे पे विकास पे बात नहीं कर सकते, क्योंकि विकास नहीं हुआ। बहन जी ने विकास किया, नोएडा से आगरा तक का जो एक्सप्रेसवे है बहन जी ने बनाया।
आगरा से लखनऊ तक मेरे नेता अखिलेश जी ने बनाया। इन्होंने क्या बनाया? ये जो नौजवान बैठे हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, यंग लड़कियां बैठी हैं, ये चाहती हैं धर्म में हमें मत फंसाओ, हिंदू मुसलमान में मत खिलाओ, हम खेलने को तैयार नहीं है। हमें वोट दे क्यों कह रही है बहन जी? इतना काम किया और अंत में याद आ रहे हैं नैया पार लगाने के लिए मुसलमान, क्यों? नहीं नेहा जी, साफ रिकॉर्ड पे बोल रहा हूं, उत्तर प्रदेश का दलित, उत्तर प्रदेश का पिछड़ा, उत्तर प्रदेश का मुसलमान, उत्तर प्रदेश के प्रगतिशील लोग इस आरएसएस जो एक जातिवादी संगठन है, महिला विरोधी, आदिवासी विरोधी, पिछड़ा विरोधी, इनको वोट नहीं देगा, वो गठबंधन के पक्ष में वोट देगा। सीधा जवाब दीजिए ना, मुसलमानों को क्यों कह रही है हमें वोट करो, किसी और को वोट ना करो? लिखा है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में साफ-साफ, धर्म और जाति के आधार पर वोट दलित समाज के लोगों, पिछड़े समाज के लोगों, अल्पसंख्यक समाज के लोगों, मुस्लिम समाज के लोगों, कल जब जाना बटन दबाने आजम खान के चरणों में यदि आपने समाजवाद को गिरवी न रख दिया हो और लोहियावाद को गिरवी न रख दिया हो, तो आप बचते रहेंगे क्योंकि आपको पता है ये बयान गलत है। मायावती के बयान को आप डिफेंड नहीं कर सकते क्योंकि ये जायज बयान नहीं है। मेरे साथ आबिद साहब मौजूद हैं, अब्दुल रहमान आबिद जी, सीधे मैं आपके पास आना चाहूंगी। ग्रीन वायरस कौन और जो मायावती ने कहा, क्या आप उनकी बात से सहमत है? अमीक जवाब नहीं दे रहे, मुझे उम्मीद है आप जवाब देंगे। किस्मती इस देश की ये है कि यहाँ हर पार्टी और हर पार्टी के नेता जो है वो सत्ता लोभी ऐसे हो गए हैं कि अपने स्वार्थों के सामने उन्हें वो नारे तो कितने भी राष्ट्रभक्ति के लगा लें, लेकिन सच्ची बात ये राष्ट्रभक्त कोई नहीं है, सिर्फ सत्ता भक्त लोग हैं। और ये अपनी सत्ता भक्ति के चलते हुए इस देश की जनता में ऐसा जहरीला वायरस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे इस दुनिया से चले जाने के बाद भी इस नफ़रत और जहर की आग से इस देश को जलाता रहेगा। याद कीजिए, आप कुछ दिन पहले रामजादे, हरामजादे, शमशान, कब्रिस्तान, ये चुनाव में बोलने वाली बात है, और वो भी संवैधानिक पदों पर, जो उच्च पदों पर बैठे हुए लोग हैं। अरे भाई, अगर कहीं आग लगी हो, उसमें पानी डालने का काम बड़ों का होता है, ना कि बड़ों का काम ये होता है कि वो आग को भड़काएं और आग को लगाएं। लेकिन बदकिस्मती है, और बच्चों और मेरे दोस्तों और देश की पूरी जनता जो आपके इस चैनल के माध्यम से हमें देख और सुन रही है, हम नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे, कोई 10 साल में, कोई 20 साल में। चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ये पार्टियां बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी, खत्म हो, लेकिन ये देश रहेगा। हमें इस देश के लिए जीना है, हमें इस देश के लिए आपस के रिश्तों में जहर नहीं घोलना है। मायावती के बयान पर आप क्या कहेंगे? मैंने कहा ना कि मायावती हो या अली और बजरंग बली वाले हों या शमशान और कब्रिस्तान वाले हों, अगर आप ये कहते हैं कि मुझे एक संप्रदाय विशेष का ही वोट चाहिए, अगर एक संप्रदाय विशेश का ही वोट लोग मांगते हैं, या वो ऐसी भूमिका बना के आते हैं कि नाम तो ना लें लेकिन काम सारे वो करें, तो मैं समझता हूं कि वो देशद्रोह है, वो राष्ट्रभक्ति कुछ तो फरमाए। तो फिर तो जो जमात हिंद ने फतवा दिया है वो भी गलत है, वो भी गलत है ना, सियासी फतवा। महागठबंधन को ही वोट दें और किसी को ना दें, क्यों? मुझे अंदाज़ा था कि आप वो बात ज़रूर करेंगे। अभी यहाँ खड़े होते ही मेरे जहन में वो बात आ गई थी जब आपका मैंने इंट्रो देखा था शुरू में। इत्तफाक ये है कि वो जो भी उनका वो अपने जो उनके मेंबर्स होते हैं, और जमात इस्लामी जो है वो उनके मेंबर्स कोई 1 लाख 2 लाख नहीं है इस मुल्क में, और वो जो उनका एक सर्कुलर है सिर्फ अपने मेंबरों के नाम है, वो नहीं। सर, ये अगर बगर क्यों हो रहा है? मेरे पास मौजूद है, मुझे निकालने, मुझे बात कहने दीजिए। इतना खरी खरी आप बोलेंगे, बिल्कुल एक पक्ष के लिए, दूसरे पक्ष पे आप गोलमोल हो जाएंगे। मैडम नहीं, संगठन को नहीं, मैं निकाल के संगठन, अरे मैडम मैं निकाल के दिखाई तो दे रहा हूँ ना, पूरा देश देख लेगा। अभी जानकारी आपका जो व्यू है वो जानना चाहती हूँ सर। मैडम कोई भी देख सकता है स्मार्टफोन पर। नहीं, मेरे मोबाइल में है मौजूद, मैं बता रहा हूँ ना आपको। आप ये बताइए, सियासी फतवा सही है आपकी नजर में? वो फतवा नहीं है, मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ आपको। आप उस चीज को समझिए कि वो फतवा नहीं है। निखत, वो जब तक फतवा नहीं है, डिटेल निकाले, आप मुझे बताइए। ये कहने में दिक्कत है कि जो कहा है वो गलत है, अब हम इस पे डिबेट करेंगे वो सियासी फतवा है वो नहीं है। अरे आपने कैसे अपील कर दी लोकतंत्र में, इसको क्यों नहीं आप सीधे की सीधे निंदा करते? देखिए, राजनीति में वायरस फैलाने का काम तो कांग्रेस पार्टी शुरू से करती आई है, और सपा और बसपा का साथ दे रही है, ये तो शुरू से है। आप देखिए, जो व्यक्ति मोदी जी के छींकने पर
आके पीसी कर देते हैं, उसी व्यक्ति ने मुंह में दही जमा रखी है जब मायावती जी ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन कर दिया। आप देखिए, आप सभी को याद होगा कि किस प्रकार तुष्टीकरण की राजनीति राहुल गांधी जी करते थे। टोपी पहन के पहले मस्जिदों के मजारों के चक्कर काटते थे, आज वही राहुल गांधी जी जनयुद्धारी बन गए, टीका लगाकर बैठे हैं। आपको सभी को इस बात पे मुझे छोटी सी वो बात याद आती है कि टोपी छोड़ के चंदन के रैन हो गए, काबा छोड़ काशी के फैन हो गए। जब से आए हैं 2019 के चुनाव नजदीक राहुल गांधी तो हिंदू के वन मैन हो गए। कैसे? और इस तरह की राजनीति से मैं बता रही हूं, इन कांग्रेस पार्टी की, सपा की, बसपा की, इन सभी की बात जो है अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ इतिहास के पन्नों में रह जाएगा और इनकी हार तय है। आप देख लीजिएगा, कल से चुनाव है, प्रमाण 23 मई को आ जाएगा। नेहा मैंने वो निकाल लिया, मैंने वो निकाल लिया है। मैं आपके कैमरामैन से कहूंगा कि वो जरा देख ले इसको। इसमें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है ऊपर, सर्कुलर बनाम नोजमा, नोजमा कहते हैं सेक्रेटरीज, उनके इलाके के जो सेक्रेटरीज हैं उनके लिए जिला अमरा, अरे मेंबरान कमेटी के नाम है भाई, वो अपील नहीं है, वो फतवा नहीं है। अरे वो गलत है या नहीं है, आप छोड़िए उस बात को, गलत भी नहीं है। सुनिए, पहले मुझे कहने तो दीजिए, आप सारे बोलेंगे तो एक आदमी कैसे? बोलिए ना। पहली बात तो ये कि फतवा एक धार्मिक चीज होता है, बिल्कुल अलग चीज होता है। फतवे का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता, एक बात। दूसरी चीज, इलेक्शन के मौके पे लोग अपीलें जारी करते हैं, ये अपील भी नहीं है कि लोगों से अपील की गई है। आप ये नहीं कह सकते ये गलत है। लेकिन शेष नारायण जी कहने में क्या दिक्कत है? नया जुमला नहीं, मुझे सेंटेंस पूरा करने मुझे सूट करे उसे मुझे बात पूरी करने दीजिए। साहब इतना वक्त लेने के बाद एक शब्द नहीं बोल पा रहे, ये गलत है। लेकिन लोकतंत्र में जगह नहीं है इसकी। वो डिफरेंस बता रहे हैं, क्या फतवा है, क्या अपील है, क्या अपील भी नहीं है। बोलने में डर लगता है क्या? मुझे बात पूरी करने बात पूरी नहीं करने लगी, मैं डिबेट में नहीं रहूंगा। साफ बात बोल रहा हूँ, पूरी बात धमकाइए, लोकतंत्र के पास धमकाते हैं। आप पूरी बात बोल रहे हैं, लेकिन आप धमकाएंगे नहीं, आप धमकाएंगे नहीं। फतवा देंगे आप मुझे भी, बात बोलूंगा, आप मुझे फतवा देंगे? बिल्कुल दे रहे हैं मुझे फतवा, पूरी बात बोल रहा है। मुझे लग रहा है मुझे फतवा दे रहे हैं आप जैसे। नहीं करवा सकता, सही है। मैं आपके बात में रिएक्शन ले रही हूँ सर। पता है ना, झूठ बोल दिया, झूठ बोल दिया, पूरी बात नहीं होने पूरी बात तो आप सच बोल ही नहीं रहे। दे रही हूँ, बताइए ना, हाँ या ना में जवाब दीजिए। चाहिए आपके, मैं 10 सेकंड में बात पूरी कर रहा हूँ। 10 सेकंड, मैंने 2 मिनट हो गए, सच्चाई नहीं बोली। भाई शोर मत मचाइए आप लोग, ये शोर मचा करके बोलिए सर, टाइम खत्म हो रहा है। हिंदू मुस्लिम मत कीजिए, अरे बोलिए ना कि मुसलमान मैं भी हूँ, आप ही नहीं अकेले। इनको चुप कीजिए पहले। मैं दर्शकों को सुनाना चाहता हूँ, मैं इनके लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि फिर भी इलेक्शन के माहौल में इस तरह का सर्कुलर भी जारी करना मेरे हिसाब से ठीक बात नहीं है, और ये बात मैं वहां कह चुका हूं जहां से ये हुआ है। लाइन में बोल देते हैं ना सर, इतनी मुझे पूरी बात कहना, पूरा टाइम दिया आपको। शेष नारायण जी, मैं आपके पास आऊंगी। आबद साहब ने जो कहा, या जिस तरह से चाहे अली बजरंग बली हो या फिर मुसलमानों से खुली वोट की अपील करना, हर कोई सुविधा की सियासत कर रहा है। क्या सबके घर कांच के बने हैं? और क्या यही मुद्दे हैं जो जनता को भा रहे हैं? जी, आपने सभी पक्षों को सुना। मुझे ये बताइए, योगी आदित्यनाथ ने अली बजरंग बली की बात कही, उसके बाद हर तरफ से हमले हुए, सवाल पूछे गए कि संवैधानिक पद पर बैठा शख्स इस तरह की बात कैसे कर सकता है, पर मायावती ने ये मौका क्यों दिया? नहीं, मौका मायावती कौन होती है देने वाली? मायावती ने जो किया उसके लिए उनकी निंदा की जानी चाहिए। मायावती ने जो कहा कि आप मुसलमान लोग अपने वोट मत बांटो और हमारे गठबंधन को दो, इसके लिए मायावती की निंदा पूरे सभ्य समाज को करनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने जो कहा उसकी भी निंदा की जानी चाहिए। ये देश इन धतिंगड़ों के बनाए नहीं बढ़ा है, ये देश गांधी जी की कुर्बानी का देश है। जब भी बंटवारे की कोशिश अंग्रेजों ने की, गांधी जी ने कहा नथिंग डूइंग, अलाउ ही नहीं करूँगा तुमको। एक वक्त आया था जब मुस्लिम लीग जिन्ना को नाराज हुए, जिन्ना भाग के लंदन चले गए, और मुस्लिम लीग ने लियाकत अली में हवा भर के उनको फिर से रिवाइव कराया, और गांधी जी ने उनको कहीं जमने नहीं दिया। जिन्ना ने दंगे करवाए, डायरेक्ट एक्शन किया, और उसके बाद पूरे देश में जब आग लग गई तो सरदार पटेल ने कहा कि बाबू अब तो गुंजाइश नहीं है, अब ये जो कर रहे हैं इसको मान ही लिया जाए। तो वो कीमत बंटवारी का अदा की गई है। इस देश को तोड़ने की कीमत जिन लोगों ने की, उसकी ये कीमत, और बकवास से, गलत बयानी से, उल्टे सीधे बयान दे के लोगों ने इस मुकाम तक देश को पहुंचाया। पर मुझे एक बात बताइए, सवाल मैंने आपसे क्यों पूछा? मैंने इसीलिए पूछा कि विपक्ष
एक साथ न आया विपक्ष बीजेपी को हराने के लिए। विपक्ष कहता है बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, जनता इनसे नाराज है, रोजगार की बात हो, नोटबंदी की बात हो, फिर खुले होकर के मायावती इस तरह की बात करती है। 25 साल बाद इतनी बड़ी रैली होती है और वो बैठकर हथियार दे देती है। ये पिग्मीज हैं, ये लोग बहुत छोटे लोग हैं। ये गांधी का देश है जहां की 1946 का इलेक्शन जब घोषित हुआ तो सारे लोगों ने कहा चुनाव नहीं लड़ेंगे, सरदार अपने घर चले गए थे, किसी ने काम नहीं लड़ेंगे। तब लोगों ने समझाया कि भाई आज़ादी आ गई है, लड़के शुरू कर लो, फिर बाद में छोड़ देना। 51-52 का जो इलेक्शन हुआ है नेहा, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने कहा नहीं अब हमारा काम हो गया, हम जा रहे हैं। उन लोगों का देश है, यहाँ टिकट के लिए भीख मांगते, डकैती करते, दलाली करते लोगों को देखा है तुमने। इन लोगों के हाथ में देश सुरक्षित नहीं है। और मायावती जो करती हैं दुनिया जानती है। यहाँ पे जब उनकी सरकार होती है तो क्या होता है वो आप जानते हैं। ये लोग जो कर रहे हैं, आपके पास पूरे बहुमत के साथ आपको जनता ने कहा था भाई आप देश संभालो, मजबूत लोग हो, देश संभालो। हर जगह इनकी सरकार बनाते चले गए और ये कहां लाके खड़ा कर दिया कि इमरान खान की हिम्मत पड़ जाती है कि वो कहता है कि भारत में ये आदमी प्रधानमंत्री होगा तो हमारे लिए अच्छा होगा, तुम्हारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं होगा जब तक तुम अपने आप को नहीं सुधारते। ठीक है, ये मैसेज जाना चाहिए। ये सारे नेताओं आपकी पार्टी निंदा के लिए भी सवाल है और ये अमीक जमाई के लिए भी सवाल है। अमीक, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, आप बाहर से मेरे साथ जुड़े। जो बात मायावती कह रही हैं, क्योंकि आपकी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन है, कल पहले चरण का चुनाव है, तो पहले चरण के चुनाव में यूपी की 8 सीटों के वोट पाने के लिए इस तरह का बयान दिया है ना, उसी पर नजर है ना? नहीं, देखिए नेहा जी, हम हर समाज की जब आप वोट की बात करते हैं, कोई है देश की आर्मी के नाम पे सवाल कर रहा है। उत्तराखंड की सरकार ने तो आज पोस्टर ही छाप दिया इंडियन आर्मी के नाम पे, जो है वहां पे जो है इलेक्शन कमीशन का जो स्टेट का है, उन्होंने आर्मी का फोटो छाप के वो कह रहे हैं कि साहब आप वोट। मैं उस पर नहीं आना चाह रहा हूं। एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं शेष नारायण जी हमारे बड़े हैं उनसे जोड़ के जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो हरा नीला लाल पीला टमाटर करते हैं, हम इनसे सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि जब मुस्लिम लीग की सरकार थी, जो हमारा अनडिवाइडेड इंडिया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भाजपा के फाउंडर सब कुछ माने जाते हैं, श्यामा प्रसाद जी जो है मुस्लिम लीग में डिप्टी सीएम थे। शेष नारायण जी आपको बताएंगे। हम सिर्फ ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अमीक जमाई या नहीं है? मैं मायावती का सवाल किससे पूछूं? मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। ना पूछूं तो किससे पूछूं? मैं टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। कहां कल चुनाव है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मैं कह रहा हूँ कि ये किस तरह से ये मुस्लिम विरोधी बीजेपी की सरकार सोचा वो मुस्लिम मतदाताओं के वोट आपको दिख रहे हैं। आप लोग धर्म में वोट ढूंढ रहे हैं। आप बीजेपी की तरह हैं क्या? बार बार उनका इतिहास गिना रहे हैं। आप तो अलग हैं, खुद को अलग बोलते हैं। नारा क्या चला था आपका? काम बोलता है। ये काम बोल रहा है या धर्म बोल रहा है? यहां पर मायावती की अपील में क्यों नहीं सीधा जवाब देते? पूरे देश में दलितों को मारा। हम कहते हैं दलित समाज के लोग वोट मत बांटना। आज पूरे देश में फोटो छपा है, एक मुस्लिम बुजुर्ग को गौ रक्षकों ने मार मार के लहूलुहान कर दिया। हम तो कह रहे हैं कि जिस पार्टी में सैयद शाहनवाज हुसैन की कोई जगह नहीं है, समुदाय को अपनी समझ नहीं है क्या? हर कोई इस देश का नागरिक है अमीक। आपको मुझको जिसको अच्छा लगेगा उसको वोट देगा। मायावती बताएंगी क्या कि मुस्लिम कहां वोट देंगे? क्यों बताएंगी वो? ये आप नहीं बताएंगे। यही तो दिक्कत है आपकी कि जो गठबंधन है बसपा है या सपा है। कर रहे हैं अमीक, मेरी समझ नहीं आ रहा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? गठबंधन की मजबूरी है, मुस्लिम विरोधी, महिला विरोधी नहीं है। इमरान खान, अरे इमरान खान इनका समर्थन कर सकते हैं। अरे आप बीजेपी के दाग गिना रहे हैं। मैं आपसे आपकी नेता के बारे में बात कर रही हूं। आप कहिए उन्होंने गलत कहा, तब तो मैं मानूं आप बिल्कुल अलग है। अगर कह पाते, आप सभी को याद होगा मायावती जी जब इनके साथ गठबंधन में नहीं थी तो कहती थी अरे अरे मुझे तो सिक्योरिटी दे दो, मेरे ऊपर तो जान का खतरा है, खुले सपा के गुंडे मुझे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। आज जब दिख गया कि सीट हार रहे हैं तो आ गए भीख मांगने। अभी भी डर था। मैं बता रही हूं, आज ये चुनाव अगर जीत भी गए, कुछ सीटें ले भी आए ना, तो क्या होगा? माल तो देख लिया, बटोर लिया, फिर होगा एक दूसरे की गर्दनों पर छुरियां चलेंगी। क्यों है तो वही गुंडा राज। फिर कहेंगे माल बटोर तो लिया, रखे बहन साहिबा, तब इनसे सवाल पूछा जाए का प्रेम जो खुद महिला विरोधी है, जब इन्हीं के नेता आकर, भाई साहब एक मिनट, शिष्टाचार आप क्या
वोट का रेशियो उठा के देखो, मुख्यमंत्री योगी जी के राज्य में मेरी बहनें आज 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकलती है। मेरे नेता अखिलेश जी ने 1090 आपके लिए बनाया, भाई साहब फिर बोल योगी जी ने खत्म कर दिया। बात बताइए मुझे, बहनों को बोलते हैं योगी जी कोई बात किया होगा इसलिए बात बनवाती है कि अरे हीरोइन, अरे आरएसएस जो महिला विरोधी, बॉलीवुड की आरक्षण विरोधी, वो तो पब की जो स्टार्स होती हैं, जो नाचने वाली होती है, उनसे भी कई गुजरी होती हैं। और आप ही की पार्टी में वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि अगर किसी महिला का रेप हो रहा है तो वो महिला की गलती है, उसके छोटे कपड़ों की गलती है। और आदमी तो जो रेप का नंबर 1 राज्य बन गया है, सिटी बन गया है उत्तर प्रदेश, कुछ बोल लीजिए। कोई बात नहीं, बिल्कुल आदमी तो सजा मैं कह रही हूँ रोजगार पर, सड़क पर, डेवलपमेंट पर, विकास पर बात हो तभी तो मायावती जो कहती है मैंने यूपी को बनाया अमीर, जो कहती है मैंने यूपी को बहुत कुछ दिया, वो इस तरह की बात क्यों कर रही है? किस बात का डर है उनको? क्यों वो ऐसी बात करके बैठे बिठाए हथियार देती हैं? और उसके बाद आप कहते हैं भाई विकास के मुद्दों पर बात नहीं होती। आप विकास के मुद्दे रखते क्यों नहीं है केंद्र में? ये बड़ा सवाल है। आबिद साहब मैं आपके पास आना चाहूंगी और मैंने कुछ वक्त लिया आपके पास आने में क्योंकि मैं चाहती थी कि आप इस मामले को थोड़ा समझें और उसके बाद मैं आपसे पूछूं। जमाते हिंद इस्लामी की बात हमने की, क्या ऐसे संगठन पर बैन नहीं लगना चाहिए? नहीं, अगर वो संगठन 50,000, 20,000, 1 लाख लोगों का अपना संगठन है और अपने संगठन के तौर पर वो लोग एक फैसला करते हैं कि हमारा संगठन फला को सपोर्ट करेगा, तो एबीवीपी नहीं करती क्या? हिंदू परिषद नहीं करती क्या? विश्व हिंदू परिषद नहीं करती क्या? तो कैसे, क्या आपने कभी उन पर बैन लगाने की बात की? मैं ये कह रहा हूं कि आपको क्या लगता है लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? आधार पर वो जो करते हैं अगर वो गलत है तो जो ये संगठन कर रहा है वो सही है। दीजिए मुझे बात मैं तो एक लाइन का सवाल पूछ रही हूं, एक लाइन का सवाल तो यह जब देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी को यह कहे केरला में मुस्लिम मेजोरिटी सीट पे इलेक्शन लड़ने के लिए गए, यहाँ से भाग करके बनारस में इसलिए आए थे क्या कि हिंदू मेजोरिटी सीट है? कौन कर रहा है हिंदू और मुसलमान? कौन कर रहा है हिंदू और मुसलमान? असल हिंदू आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही जमीयत इस्लामी के खिलाफ बोलने की, जब आपके मुल्लावाद की मवाद यही बह रही है, बजा रही है, बताने के लिए नहीं होता, आपके मुल्लावाद की मवाद बजा रही है मुल्ला जी, जनता को ठगने के लिए। मुल्ला जी आप तो ठग सिद्ध हैं। मायावती का एक आदमी यहाँ पर मौजूद नहीं है, गलती करिए पब्लिक उसको अभी मुल्ला जी ठगों की चाटुकारिता क्यों? नहीं बाल कितने बड़े? अरे भाई 2 दिन की क्यों चाटुकारिता जनाब? जनता वोट देगी, अपने आप फैसला कर देगी। तो जमात इस्लामी समझाओ करती है, किसके मुखालिफत में करती है, जनता का फैसला। आप क्यों मशवरा दें? तो मैं पूछना चाहता हूँ कि रोजाना प्राइम मिनिस्टर और दूसरी पार्टियों के देश में, क्या इस देश का वोटर अनपढ़ है, जाहिल है, उसे पता नहीं, उसे समझ रही है? मुसलमानों को अपनी बुद्धि नहीं है? अरे नागरिक है ना वो इस देश के, उन्हें जिसको मन होगा उसको वोट देंगे। मायावती के लिए भी है, सबके लिए है ना, मैं तो कह रही हूँ, आप नहीं कह रहे, आप बच रहे हैं। क्यों नहीं प्रतिबंध लगना चाहिए? आबिद साहब क्यों नहीं कह रहे हैं इस बात को? दूसरा पैमाना लेंगे, मैं तो सबके लिए एक पैमाना ले रही हूँ। ठंडे हो जाओ, ठंडे हो जाओ, सबके लिए एक पैमाना। अनफेयर है, बीजेपी के 2 आदमी खड़े हुए हैं, तीसरे को बोलने भैया एक सवाल, सिर्फ एक सवाल, मौलाना साहब एक सवाल। श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग की कैबिनेट में मिनिस्टर थे कि नहीं थे? सही कहा उन्होंने, सही कहा। मेरी बात का जवाब दे दो, मेरी बात का जवाब दे दो। 2 मिनट नारायण सिंह मौलाना साहब शेष नारायण जी एक सवाल पूछूंगी, क्लियर आदमी है, ना दाएं पक्ष का है ना बाएं पक्ष का है। मुझ पर तो ये चूंकि मेरे ऊपर इन पर अटैक करके इनको फायदा होता है वोटों का, क्योंकि ये जानते हैं कि किनको संबोधित कर रहे हैं, ये मुझ पर अटैक करके तो अपना फायदा उठा रहे हैं, फायदा होता है। आप हिंदुईकरण की राजनीति चाहते हैं क्योंकि हिंदू एक आपके पीछे जाए, कह रहे हैं उन पर अटैक करते हैं, फायदा आपको होता है। नहीं पंडित जी, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, नहीं बोलते, लेकिन मुल्लावाद के मवाद में बजबजाते हुए ये जो आतंक फैलाते हैं रखिएगा, वो इस देश को सांप्रदायिक मुल्लावाद में नहीं बचेगा, लेकिन पंडितवाद से भी नहीं चलेगा। मुल्ला जी ये देश चलेगा, इस देश के संविधान से चलेगा। ये लोकतंत्र है, मुल्ला तंत्र नहीं चलने वाला। अरे प्रेम शुक्ला पंडित तंत्र नहीं चलेगा, सुन लो, बाबर का राज नहीं है ना मुल्ला तंत्र चलेगा ना पंडित तंत्र चलेगा। आबिद साहब पूरे सम्मान के साथ इस देश की एक और नागरिक निखत आपसे सवाल कर रही है, मुझे उम्मीद है आप उनके सवाल का स्वागत करेंगे।
पूछेंगे, लेकिन छोटा सवाल जल्दी मैं भी पूछिए। एक नागरिक सिर्फ छोटा सा एक सवाल, हाँ, आप ना दाएं के ना बाएं के, मुझे ये बता दो, सपा और बसपा इतने साल उत्तर प्रदेश पे राज करते रहे, मदरसों में ना मैथ्स की किताब लाई ना साइंस की। आज योगी आदित्यनाथ की सरकार में पहली बार हुआ है जब मदरसों में सीबीएसई की किताबें लाई गई हैं। आप बता दो कहाँ हो, आप बता दो कहाँ हो, आप बता दो कहाँ हो, बताइए ना, जवाब दीजिए। नहीं होता, चिल्लाने से नहीं होता। दाएं मत करना, सवाल का जवाब दीजिएगा। मैं मदरसे का पढ़ा हुआ हूँ, मैंने मैथ मदरसे में पढ़ा है और टॉपर रहा हूँ अपने सेंटर का। सुनिए, आपको पता नहीं है, आपने कभी मदरसे का रुख नहीं देखा, आपने कभी मदरसे का रुख नहीं किया, आप मदरसे में बताएं। और आज की बात नहीं, आप बताओगे, जब मैं पढ़ता था सन 77 में, उस वक्त हाई स्कूल था मेरे मदरसे में। अरे भैया, 77 में स्कूल था वो, मदरसे की बात अरे मदरसे की बात कर रहा हूँ, मदरसे को रजिस्टर कराया पहली बार योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। अब बताओ, इलाज नहीं है अगर तुमने बीजेपी के भैया जवाब मत, तुमने बीजेपी के दफ्तर में झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, मुल्ला जी का पोल खोल। देश के भीतर छोटे-छोटे बोलते हुए धर्म की ये सियासत, धर्म के आधार पर ये जो राजनीति है सांप्रदायिकता की, इसकी शुरुआत कहां और कैसे हुई? दुष्यंत नागर जी, कहां हुई इसकी शुरुआत? देखिए, इसकी शुरुआत तो मैंने बताया, जब देश का बंटवारा करने के लिए मुस्लिम लीग ने एक पूरा षड्यंत्र देश में किया गया था, जो चल रहा था, हिंदू मुस्लिम का दंगा चल रहा था, वहाँ से हुई। और लेकिन ये भी देखने की ज़रूरत है उन शक्तियों से कौन पार्टी लड़ रही थी और कौन उनके साथ सरकार साझा कर रही थी। आपके सामने स्पष्ट है। कौन सी पार्टी लड़ रही थी? कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी। और उन्होंने बताया, अमीक जमई साहब ने बताया, कांग्रेस पार्टी कैसे लड़ी? अमीक जमई ने भी बताया, दुष्यंत जी, मौलाना साहब ने भी बताया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी सवाल सुन नहीं रहे हैं या सवाल सुनना नहीं चाहते? क्योंकि जवाब नहीं, जवाब तो होगा ना जी। बोलिए। लेट 80s में कांग्रेस पार्टी कैसे लड़ी धर्म की सियासत से, बताइए ना। अब कौन सी, आप किसी घटना की बात कर रहे हो तो वो घटना बताइए। 80s में कौन सी 80s में? 80s में पंचायती राज आया, 80s में क्या आया? आप इतने भोले हैं नहीं, पर बन रहे हैं तो मुझे कीवर्ड्स डालने पड़ेंगे। शाहबानो नाम सुना? 18 साल के युवाओं को वोट डालने का अधिकार दिया, देश के अंदर पंचायती राज आया। 80s की बात कर रहे हैं ना आप। शाहबानो, वो भी बता दीजिए, इससे तो मैंने इनकार नहीं किया जो आपने कहा। 84 शाहबानो से आप इनकार करेंगे? शाहबानो आया, सब जानते हैं उसको, बस संसद में पास किया और उसके बाद जो दाग लग गए देश की जो आत्मा पर। पार्लियामेंट ने बहुत सारे निर्णय लिए। अच्छा, अब आप संसद के फैसले के ऊपर, सांसदों के निर्णय के ऊपर सवाल उठा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, न्याय का फैसला, संविधान बदलकर उसको पलट देना, उसमें आपको कुछ गलत नहीं लगता? क्या न्याय करना इनका संवैधानिक अधिकार था? क्या गलत है? जितने निर्णय लिए, क्या गलत है? आप आज भी इंडोर्स करेंगे उसको? नेहा जी, बिल्कुल साफ बात है, जो संसद ने निर्णय लिए उनके ऊपर लोगों की अपनी अपनी राय हो सकती है, आपकी राय हो सकती है, ये बच नहीं रहे, राय हो सकती है। मौलाना का जो शाहबानो में हुआ वो अच्छा हुआ, उसमें क्या दिक्कत है? मेरा स्वागत। एक मिनट, तुम लोग चुप हो जाओ, मुझे क्या पूछ रहे हैं? शाहबानो, हाँ, एक मामला हुआ, इंसाफ हुआ देश की सर्वोच्च अदालत से, पर वोटों को देखते हुए पलट दिया उसको, संविधान बदल दिया भाई उसके लिए। नहीं, वो उस पे गर्व करें हम लोग। राजीव गांधी ने वो जो फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है द स्टेट शैल एंडेवर टू हैव ए यूनिफॉर्म सिविल कोड। वो अपॉर्चुनिटी थी उनके पास और उन्होंने उसमें आगे बढ़ाया। आरिफ मोहम्मद खान ने पार्लियामेंट में झमाझम भाषण दिया, वो भाषण हमको हमेशा याद रहेगा। उन्होंने कहा कि ये वक्त आ गया है कि देश जो है, जो संविधान निर्माताओं की इच्छा थी उसको पूरा कर, दैट वाज हिज नेहरू मोमेंट। चाहते तो वो कर जाते, अमर हो जाते। वैसे भी चुनाव हारे बाद में, लेकिन हमारे जियाउद्दीन अंसारी सांप्रदायिकता की शुरुआत नहीं थी क्या? नहीं, शुरुआत तो उसके पहले हो चुकी थी। उस पे मत जाओ, मैं उस लफड़े में नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि जब इनको 2 सीट आई प्रेम की पार्टी की, तो इन्होंने कहा है गांधीयन सोशलिज्म भूल जाओ अब हम लोग वहाँ कलकत्ते में। नहीं, पर ये इसके बाद ही हुआ ना, ये हुआ उसके बाद उनको भी इसका रिएक्शन करने को मिला। सुन लो मेरी बात, इतिहास को मैं पर्सपेक्टिव में रखना मेरा फर्ज है।
जनवरी 85 में वहाँ पे आरएसएस की सभा हुई और विश्व हिंदू परिषद जो 66 का बना हुआ संगठन 66 का है कि 64 का है, उसको झाड़ पोंछ के निकाला गया और राम मंदिर का काम शुरू कर दिया गया। तो वो धार्मिक वार्मिक किसने किया उस पर मुझे मत फंसाओ, क्योंकि मुझे सबकी निंदा करनी पड़ेगी और हम बड़ा खतरा है, मारपीट भी हो जाती है। आपसे तो मैं इसीलिए सवाल कर रही हूँ, आप आईना दिखाइए, कृष्ण नागर नहीं दिखाएंगे शाहबानो वाला आईना। एक मिनट सुनो, राम मंदिर का भी आईना दिखाइए, बिल्कुल दिखाइए। तो बता तो रहा हूँ तो बोलने तो दो। ये जो इन लोगों ने वो जो कार्य किया और उसके बाद राजीव गांधी ने गलतियों पे दर गलतियां करते रहे। 89 का चुनाव हारना था। अगर वो शाहबानो वाले मामले में यूनिफॉर्म सिविल कोड का बात कर गए होते तो ठीक है, हार जाते, लेकिन देश को एक जो आज़ादी की लड़ाई की जो इच्छाएं थी, जब हिंदू कोड बिल आया था तो मुसलमानों के साथ 4 बीवियां थी, वहां तो 20-50, वहां क्या पटियाले के राजे के पास तो 365 औरतें थी, बीवी थी, सब रेगुलर शादियां और सब कानूनन सही था। तो ये सब चीजों को, गंध को साफ करना इन नेताओं को जरूरी था, लेकिन उनको नहीं बड़ा होना चाहिए, शुरू में तो किया ना, शुरू में किया, लेकिन बाद में जब ये लोग आए जो सत्ता लालची, जो महंगे कपड़े पहनने लगे, और तमाम नेता कर्पूरी ठाकुर मालूम है। इसी सवाल को आगे लेकर जाती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, एक बात बताइए, शिवसेना से गठबंधन, अकाली दल से गठबंधन, ये धर्मनिरपेक्ष राजनीति है? शिवसेना जिस तरह की राजनीति, आपसे बेहतर कौन जानता है? नहीं, निश्चित शिवसेना धर्मनिरपेक्ष राजनीति की प्रतीक है। उसने कभी भी सांप्रदायिक राजनीति नहीं की है। नहीं की है, नहीं की है, शिवसेना ने नहीं की है, नहीं की है। सांप्रदायिक राजनीति करने वाले का तत्काल जो है निर्वाचन आयोग उसके खिलाफ निर्णय लेने का अधिकारी है। शिवसेना प्रमुख ने सिर्फ एक बार धर्म के आधार पर वोट मांगा, 6 वर्ष के लिए उनका जो है मताधिकार रद्द हो गया। यदि ये देश सेकुलर है, ठीक है, मायावती का मताधिकार रद्द होना चाहिए। सुनिए ना, और फिर बदरुद्दीन अजमल और ऑल इंडिया MIM से यूपीए का गठबंधन भी गलत नहीं है। नहीं, फिर वो भी गलत नहीं है ना। उसके उत्तर का अवसर देने दीजिए। नहीं, पहले आप मेरे वो मौका मिलेगा, टूट जाएगा। नहीं टूटेगा, आपकी आदत बहुत अच्छी है, आपको सब याद रहता है। पर आप ये बताइए मुझे, अगर शिवसेना से गठबंधन धर्मनिरपेक्षता है तो फिर बदरुद्दीन अजमल और ऑल इंडिया MIM में क्या दिक्कत है भाई? फिर करेगी कांग्रेस। जस्टिस JS वर्मा के सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि हिंदुत्व भारतीय दर्शन है, हिंदुत्व कोई सांप्रदायिकता नहीं है, और शिवसेना उसका पालन करती रही है, भारतीय जनता पार्टी उसका पालन करती रही है। लेकिन जमाते इस्लामी से फतवा लेकर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। एक देश 2 प्रधानमंत्री और उनका समर्थन जम्मू में कांग्रेस को चाहिए। एक देश अगर 370 हट गया तो देश तोड़ देंगे, फिर भी महबूबा मुफ्ती का समर्थन चुनाव में भी चाहिए। के साथ आप लोग भी थे, चुनाव हमने आप लोग भी थे, आप लोग भी थे। जनता के में कुछ सवाल ठीक है, सवाल पूछिए, किससे सवाल? मेरा सवाल विपक्ष से है। मेरा सवाल विपक्ष से है। ठीक है, अब सवाल सुनिए। हाँ, मेरा सवाल विपक्ष से है। विपक्ष लगातार दुष्यंत जी, प्रेम जी, वक्त की कमी है, जनता के सवाल। मेरा सवाल विपक्ष से है और इस उम्मीद के साथ में कि गंभीरता के साथ इसका जवाब दिया जाएगा। आप लगातार जो है रोजगार को लेके हमले कर रहे हैं सत्ता पक्ष पे। पहले मैं जानना चाहूंगा रोजगार की परिभाषा क्या है, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि आप जिस तरह का सब्सिडीज दे रहे हैं, क्या हमारी इकोनॉमी के साइज को देखते हुए क्या वो संभव है? हाँ। ये मेरा सवाल है आपसे। बिल्कुल संभव है, क्यों नहीं है संभव? अब आप सुन लीजिए, 3,60,000 करोड़ रुपए की जो बात कर रहे हैं, जो न्याय योजना के लिए है, जो करोड़ों रुपए उद्योगपतियों का माफ किया जा रहा है। एक उद्योगपति 30-30 हजार करोड़ रुपए लेता है, प्लेन में बैठता है, अपने 35 सूटकेस रखता है। अगली बार ना डॉक्यूमेंट्स लाइएगा, 30,000 करोड़ के हवा में मत बोलिए, डॉक्यूमेंट लाइए और फिर बोलिए। देखिए, आज का ये सवाल हमने नेता ऐप पर लोगों से भी पूछा था, सुन लीजिए। क्या मायावती के जवाब में योगी का अली और बजरंगबली का जिक्र करना जायज है? नेता ऐप पर पूछे गए इस सवाल पर राय देखिए आप। इस पर पूरे देश भर से हमें जो राय मिली, 98,944 लोगों की, इसमें 41% लोगों ने माना कि मायावती के बयान के खिलाफ ऐसा जिक्र सही है, जबकि 59% लोगों ने इस जिक्र को गलत माना है। उत्तर प्रदेश में इसी सवाल पर हमें 35,600
56 लोगों की राय मिली। इनमें से 47% लोगों ने योगी के जवाब को सही करार दिया, 53% लोगों ने इसे गलत माना। इसी सवाल को जब हमने 39,808 मुस्लिम मतदाताओं के बीच में पूछा तो 48% लोगों ने योगी को सही ठहराया, 52% लोगों ने इसे गलत माना। जनता बहुत समझदार है। सांप्रदायिकता और ध्रुवीकरण की राजनीति के बीच कभी कभी जनता के विकास के मुद्दों पर राजनेता सोचे। कल जनता का दिन है, जाकर वोट जरूर दीजिएगा, बटन दबाओ, देश बनाओ।